मुकुल जी थोड़ा सा संक्षेप में हमें समझाएं कि बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं थी, इतनी पूरी हुई मोदी सरकार के बजट से। मोदी सरकार के बजट से टूरिज्म इंडस्ट्री को देखें, हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे को एक राहत पैकेज जरूर अनाउंस करेंगे, लोग जरूर से देंगे, क्योंकि होटल लगातार बंद रहे तो उसके एक लॉसेज हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल बिल जो कि एक यूनिट कंजम्पशन के लिए दे रखा है, मिनिमम बिल होता है भी भरना पड़ता है, होटल मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो सारा खर्चे तो ऑन थे, लेकिन रेवेन्यू कुछ नहीं आ रही। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिलीफ हमारे को इनकम टैक्स रिलीफ दे या जीएसटी के अंदर कम करके भी दे। तो वही उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ आएगी, लेकिन आया नहीं इसमें। जो जतिन जी, एक बड़ी जो रियायत मांग रहे हैं होटल कारोबारी कि इनको जीएसटी पर राहत मिल सकती है, तो क्या बजट में इस तरह की राहत की घोषणा हो सकती थी? क्योंकि जीएसटी काउंसिल सारी चीजें देखती है, तो कितना मतलब लॉजिकल है? आपको क्या लगता है कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसमें राहत मिल सकती है क्या? देखिए स्वतंत्र जी, जहां तक हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये आपने सही कहा कि इमीडिएटली इस बजट में मैं जीएसटी के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि जीएसटी का कोई रिलीफ मिलेगा। कारण यही है कि जीएसटी काउंसिल के थ्रू चीजें होके आनी है, और काउंसिल में जहां तक हमारी नॉलेज है अभी तक कुछ भी इनके फेवर में, इस इंडस्ट्री के फेवर में अनाउंस नहीं हुआ है। वन सेकेंड, आपने बात की कि आने वाली जो काउंसिल मीटिंग है क्या उसमें कुछ हो सकता है। तो टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड जो इनफॉर्मल डिस्कशन हमारे दूसरे लोगों के साथ हुए हैं, उसके हिसाब से कोई भी राहत वाली चीज कम से कम काउंसिल मीटिंग में प्रपोज नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस थीम के साथ में जीएसटी आया था, ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे फेवर होंगे। यानी कि जीएसटी आने से जो लोग प्रॉपर काम करते हैं, स्ट्रीमलाइन होकर काम करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पूरा एक नंबर का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें थी इस लॉ में, बहुत एक्सपेक्टेशन थी आएंगी। लेकिन बाय द टाइम इंप्लीमेंट होने के बाद जैसे जैसे इस कानून की प्रोग्रेस हुई, तो वो एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो गई। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात ये थी कि जीएसटी का थीम ये है कि जो भी आप प्रोक्योरमेंट लेके आते हो, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज है, चाहे कैपिटल गुड्स है, यानी कि होटल के केस में मान सकते हैं फर्नीचर है, मेरी फिटिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है वो किसी भी होटल में, उसके ऊपर जो भी मैं टैक्स दे रहा हूं उस टैक्स का मुझे क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में मुझे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब लॉ इंप्लीमेंट हो रहा था 1 जुलाई 2017 को, उसमें इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि भाई इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जस्ट एक रिमाइंडर मार रहा हूं मैं, उड़ीसा हाईकोर्ट ने इसमें यह भी होल्ड किया कि इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन गलत है। तो ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में और आगे लंबा जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज जो बहुत गलत की, मुझे ऐसा लगता है 2019 में आगे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में जैसे रेस्टोरेंट्स है, तो रेस्टोरेंट्स जिन होटल्स में 7,500 से कम के रूम है, उन केसेस में टैक्स रेट को कर दिया 5% और इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा बंद कर दिया। अब ये सिर्फ पहली बात तो क्वांटम तो है ही, क्वांटम का डायरेक्ट हिट है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, मतलब जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसके ऊपर जो जीएसटी दिया था वो आपका कॉस्ट बन गया, नंबर वन। दूसरा, इसमें क्या है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम भी बहुत आने वाली है। अगर मान के चलता हूं मैं, अगर हम बड़े होटल्स की बात करें जिनके के रूम मे बी 5 स्टार होटल्स वगैरह कह सकते हैं या बड़े रिजॉर्ट्स कह सकते हैं, जिनके की रूम नॉर्मली 7,500 से पर डे से ज्यादा के ऊपर सेल होते हैं, एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम जो टैग रेट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर उन केसेस में क्या है, अब जो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स में, रूल 43 में, आप मानिएगा कि जितनी ऑडिट अब जीएसटी में, क्योंकि हमेशा टाइम लगता है टैक्स लॉ में, तो ऑडिट स्टार्ट हो चुकी है, उन ऑडिट्स में इतनी क्वेरीज आने वाली, इतने पैरा बनने वाले कि कोई भी बिजनेसमैन उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो आने वाले 2 से 3 साल सबके लिए होटल इंडस्ट्री में मैं मानता हूं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टफ टाइम रहने वाला है। एट टाइम्स हो सकता है इंडस्ट्री वाले लोग यहां तक आके कह जाएंगे कि इट्स अ टैक्स टेररिज्म ऑन अस, जो कि काफी लोग दूसरे कहते थे। आप देखेंगे आने वाले 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल के बीच का पीरियड ये आएगा जबकि बहुत परेशान होंगे होटल इंडस्ट्री विद दिस नहीं, एक और जो है ना, हम अभी हाल में देख रहे हैं कि
जो कैट कैट वाले हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, वो मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को जो है ना आंदोलन, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। तो क्या नाम, बेसिकली क्या कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए हैं क्या? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए हैं। जो अभी आप जिस कैट की बात कर रहे हैं, वो जिन चीजों को लेके या जिन चीजों को हाईलाइट करके कर रहे हैं, वो ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि उनका जो मेन चीज है दैट इज विद रिगार्ड टू रूल 86A 86B, जिसमें आईटीसी के फर्दर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। तो होटल इंडस्ट्री के ऊपर लार्जली, ज्यादातर अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऑलरेडी क्रेडिट कट कर दिए गए। यानी बेसिकली सरकार ने, देखिए पहले क्या था, पहले लॉ ये था कि आपका टैक्स इतना लगेगा, लेट्स से इट इज 12%, 18%, एट टाइम्स इट वाज 28%, व्हिच वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर एनी होटल इंडस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ने कम करके 18% तक लेके आ गए। तो आई वेलकम दैट स्टेप कि 28% से उन्होंने पीछा छुड़ाया। बट इवन देन अगर 18% रेट है, तो जो जीएसटी है दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्सेशन। जो इसका मैकेनिज्म है वो ये है कि आपके वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स दे सकती है सरकार। दैट मींस जितना आपने नट शेल में कह सकते हैं प्रॉफिट कमाया मोटे तौर पर, अगर मेरी सब चीजों की कॉस्ट मिला के मान के चलिए 5 करोड़ है, जिनके ऊपर सबके ऊपर जीएसटी लगता है, और मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं वो बुकिंग में ले रहा हूं 5.5 करोड़ की, तो अल्टीमेटली जो टैक्स मेरे पास आना चाहिए वो 50 लाख रुपए के ऊपर आना चाहिए। ड्यू टू हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मैं ये मानता हूं कि जो बिल्डिंग है, देखिए होटल में और किसी भी दूसरी ऑफिस बिल्डिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। होटल की बिल्डिंग मेरे हिसाब से एक तरीके का प्लांट की तरीके से वर्क करती है। इट इज नॉट मेयरली अ स्ट्रक्चर, क्योंकि वो किस तरीके से डिजाइन की जाती है और वो अल्टीमेटली जो सेल हो रहा है वो होटल की बिल्डिंग ही सेल हो रही है। तो इट इज इन द नेचर ऑफ प्लांट एंड नॉट मेयरली अ बिल्डिंग। तो इवन रेस्ट्रिक्ट करने की बजाय जो बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसके ऊपर भी क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं इसका बहुत बड़ा हिमायती हूं इस बात। बिल्कुल। गोयल जी, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार कहाँ कहाँ आपको रियायत दे सकती है? आपको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली है, तो किस तरह की आपकी डिमांड है जीएसटी को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, बिजली के जो फिक्स चार्ज है उसको लेकर, पानी के इंडस्ट्रियल रेट को लेकर, इंडस्ट्री की मांग को लेकर के इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए आपको? देखिए, मेरा ऐसा सोच है, मेरी ऐसा मानना है कि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास लोग हैं, आजकल तो डोमेस्टिक टूरिज्म खूब हो रहा है, फॉरेनर्स तो आ ही नहीं रहे, तो मिडिल क्लास लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर सके, उनको सस्ता पड़े, तो जीएसटी की रेट 7,500 से नीचे 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8%, वो 5% करके अगर आपको इनपुट नहीं मिला तो फायदा ही नहीं उसका तो कोई। तो 8% करते हुए और जीएसटी का जो इनपुट है वो पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे लोगों को मिले, तो हम लोग सस्ते में रूम दे सकेंगे और लोग बात ज्यादा टूरिज्म, ज्यादा लोग घूम सकेंगे और ज्यादा प्रमोट कर सकेंगे। लेकिन जतिन जी, आपको लगता है कि जीएसटी जो काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसमें किसी तरह की राहत मिलेगी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राहत अभी मिलने वाली है किसी भी तरीके की जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग में इस इंडस्ट्री। नहीं, एक मांग चल रही है कि 12 से 18 का जो स्लैब है उसको मिला के कर दिया जाएगा। 12 से 18 को मिला के करने से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेन इंपैक्ट है वो क्रेडिट अलाउंसेस का। जो गोयल साहब बोल रहे थे कि आप हमारे रेट कम करते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो कॉस्ट बन जा रहा है हमारी। बिल्कुल, कॉस्ट मिल जाता है। और मुझे मैं एक और क्योंकि आपके दर्शकों के लिए और जो इस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, इनफैक्ट मैं एक पॉइंट और एक्स्ट्रा रखना चाहूंगा कि देखिए, टेक्निकली लीगली जो सिचुएशन बनती है, जिस तरीके से इनिशियली कानून डेवलप था, उसमें इस तरीके की किसी रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है। और देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, एक तो कानून होता है और एक प्रोसीजर होता है। कानून में इस तरीके की मेरी राय में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके, जबकि रेदर कानून बहुत क्लियर है कि चाहे वो फूड है चाहे रूम से, उन सब में क्रेडिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने प्रोसीजर के तहत ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो इन माय हम्बल ओपिनियन, और रेदर आई वुड से इन माय हम्बल कंसिडर्ड ओपिनियन, मैं ये कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाया, ये रिस्ट्रिक्शन है ही गलत। पहली बात तो सरकार को खुद को हटाना चाहिए इसको, अगर नहीं है तो कोर्ट के थ्रू भी हटाया जा सकता है। वकील के रूप में बोल रहे हैं, वकील के रूप में ये बात बोल रहे हैं सर। वकील तो वकील वाली बात तो बोलनी पड़ेगी ना। सो मैं इसीलिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन कानूनी नहीं है, ये प्रोसीजर में लाया गया रिस्ट्रिक्शन है, जो जिसकी की पावर गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो गोयल जी, एक इंडस्ट्री के दर्जा की आपकी मांग है,
लेकिन सरकार कहती है कि हमने इंडस्ट्री का दर्जा बहुत पहले दे दिया। आप लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया लेकिन सुविधाएं नहीं दी, ये क्या मुद्दा है? मैं तो जैसे इंडस्ट्री, अगर होटल को ये लोग इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है, जब होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है तो इंडस्ट्री को जो भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो लाइक राजस्थान में इलेक्ट्रिकल बिल जो आता है तो होटल इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल चार्जेस का बिल आता है, इंडस्ट्रियल रेट नहीं लगती है। जब दर्जा आपने इंडस्ट्री का दिया है तो इंडस्ट्रियल रेट लगनी चाहिए, और जितनी भी चीजें हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से ही ट्रीट होनी चाहिए। तो करते हैं होटल इंडस्ट्री को। और किस तरह की सुविधाएं आपको मतलब इंडस्ट्री के रूप में नहीं मिलती हैं जो मिलना चाहिए? जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को इंडस्ट्री के लिए चाहिए, आज भी अनंता, उदयपुर और पुष्कर के अंदर छोटी वाली बिजली की लाइन जो चल रही है, जैसे बड़ी एचपी लाइन नहीं है वहाँ, तो दिन में 10 बार तो उसके कट होती है। तो वहां पर कम से कम एसटी लाइन तो हो जो बार कट नहीं होती रहे, तो हमारे जनरेटर चलते रहते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, होटल को इंडस्ट्री बोल रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें। रोड नेटवर्क इसमें मोदी सरकार का कहाँ आपको मतलब मदद मिल सकती है जो आपको नहीं मिल पा रही है? जो कि होटल मतलब एज ए इंडस्ट्री करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, तो मोदी सरकार भी उसके अगर पूरे कंट्री का होटल इंडस्ट्री को और टूरिज्म इंडस्ट्री को मदद करना, उसके लिए बजट एलोकेशन, जो फंड एलोकेशन है वो ज्यादा करके अगर खुद मान रही मेन इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री, और देश का इससे विकास भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, उसके फंड भी बढ़ा है, जिससे डेवलपमेंट तो हो ना। हम आज कहीं पर होटल खोलने जा रहे हैं तो वहां पर रोड नेटवर्क नहीं है या बिजली नहीं है और कई परेशानी है, जिसके अंदर जिसकी वजह से हम लोग वहां पर ब्यूटीफुल, इंडिया के अंदर एक बढ़िया से बढ़िया जगह भरी पड़ी है। इंडिया स्विट्जरलैंड बन सकता है। राजस्थान में कोई कम जगह नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल अरावली हिल्स के अंदर हम लोगों ने तो अनंता बनाया है पूरे पहाड़ों के ऊपर, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमारे रोड देखो तो रोड की सुविधा वही है कि छोटी लाइन है, बड़ी लाइन नहीं है, तो हमारे को बहुत सारी परेशानियां होती है। जतिन जी, एक सर ने बड़ा मुद्दा उठाया कि आपको इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं लेकिन आपको जो बिल लगाते हैं बिजली का वो कॉमर्शियल लगा लेते हैं पानी का, तो एक क्या लीगली कितना सही है आपको लगता है? देखिए, इंडस्ट्री का दर्जा बहुत स्पेसिफिक और रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। सो ये चीज गवर्नमेंट के सामने डिमांड जानी चाहिए बार बार। मैं ये कहूंगा कि इसको लीगल तरीके से ले जाने में शायद जोर आएगा, बट गवर्नमेंट के थ्रू इसको अगर परस्यू किया जाए तो ये पॉजिटिव रिजल्ट इंडस्ट्री के लिए ला सकता है। बहुत कॉस्टली हो जाती है। आपने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव तरीके से दिया गया, मतलब क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव तरीके से इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। का मतलब ये होता है कि जिसको इसको जहां पकड़ा गया वो बहुत लिमिटेड पर्पसेस के लिए, जैसे सर्विस सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिप्स स्कीम है, तो रिप्स स्कीम में इसको डाल दिया गया कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें वन ऑफ द सेक्टर वुड बी टूरिज्म एज वेल। तो लेकिन ये कोई ऐसा जनरल नहीं है कि इसको हम हर तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट वाली यूनिट मान लेंगे, ऐसा रेस्टोरेंट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, होटल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट के हाथ की चीज है ये, मतलब इसको मुझे लगता है कोर्ट में जाके कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय गवर्नमेंट से अगर परस्यू करेंगे तो ये ऐसी चीज है जहां पर ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। एक और चीज, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम यही मुद्दा डिस्कस कर रहे थे बेनिफिट का, तो मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोगों को जरूर गवर्नमेंट के सामने भी रखना चाहिए। गोयल साहब और इनके साथ के और जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट के सामने अप्रोच करना चाहिए एक बात के लिए। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने रिप्स में कुछ एक बेनिफिट्स दिए हुए कि अगर मान के चलिए कोई भी नया इन्वेस्टमेंट होता है किसी होटल में तो हम ये बेनिफिट देंगे। उसमें कुछ एक बेनिफिट जो है वो जो स्टेट टैक्स यानी जीएसटी का जो स्टेट कंपोनेंट होता है उसका 75% आपको पैसा वापस देंगे। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है कि जिसमें कि अगर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो 50% पीएफ कंट्रीब्यूशन जो आपका है वो हम दे देंगे। समथिंग इस तरीके के, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट वगैरह उस तरीके के कुछ बेनिफिट्स हैं जो नए होटल ला रहे हैं उनके लिए। करेक्ट सर, करेक्ट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो नए होटल आ रहे हैं उन लोगों के लिए ऐसा बेनिफिट है। सर मैं नए और पुराने दोनों की बात करूंगा, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूंगा। बट मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं, पहली बात मुझे ये लगता है कि इवन ये बेनिफिट कम है, ये बढ़ाए जाने चाहिए। इसके पीछे की अगर सोच देखेंगे आप
तो आप ये देखिए, जितने, ये सरकार को बहुत दिमाग लगाना चाहिए इसमें, कि जितने भी होटल सेक्टर है इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स, उसमें जो भी खर्चा होता है, जितने भी बनते हैं, सरकार को वो पूरा का पूरा टैक्स सरकार के पास रह जाता है। एक जगह एक होटल खड़ा हो रहा है और एक जगह दूसरी, एक साइमल्टेनियसली एक फैक्ट्री खड़ा हो रही है। फैक्ट्री में जो माल प्रोड्यूस होकर अगर राजस्थान से बाहर चला गया, तो उसके ऊपर जो जीएसटी मिलने वाला है वो राजस्थान सरकार के पास नहीं रहेगा। जबकि होटल में जो आदमी कंजम्पशन कर रहा है, आदमी आके रुक रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, बाहर से कोई आके आदमी राजस्थान के बाहर से आके रुक रहा है, तो भी वो पैसा पूरा का पूरा राजस्थान सरकार के पास जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी पॉलिसी अपनी इस डायरेक्शन में और ज्यादा डाइवर्ट करनी चाहिए कि होटल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि आप जो पैसा छोड़ रहे हो वो वैसे ही आपको मिल रहा है। आईजीएसटी में तो समस्या भी है। एक रिप्स का ये एक दूसरा पॉइंट जो कि मैंने शायद पहले आपके किसी प्रोग्राम में भी उठाया होगा, मैं वापस रखना चाहूंगा कि रिप्स के साथ में तकलीफ क्या है कि सरकार अनाउंस तो कर देती है पॉलिसी, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उस पॉलिसी का, वो ग्रेटली कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के हाथ में है। उसमें काफी कुछ डिपेंडेंस है जो कि कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट का रोल प्ले होता है। मुझे लगता है कि ये जो काम है ये बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, ये दो सेपरेट विंग होनी चाहिए, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सरकारी ऑफिसर जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सीटीडी जैसे डिपार्टमेंट में हैं, उनका माइंडसेट सेटल है कि हमें टैक्स रेवेन्यू रिकवर करना। उनको ऐसा, जबकि जब आप इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको एक इंडस्ट्री को बेनिफिट देना है, आपको प्रमोट करना है कि भाई आओ और हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री लगाओ, आओ और हमारे यहाँ ये होटल लगाओ, समथिंग समथिंग इस तरीके से। तो आप वो काम रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर्स के हाथ में दे दे रहे हैं, तो ये तकलीफ का काम है। उनका माइंडसेट अलग ही होता है, आप सब लोग जानते हैं, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सेपरेट, तो अलग अलग होनी चाहिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि इंडस्ट्री के दर्जे के फायदा क्या हुए फिर? आपने कहा सीमित सेंस में अगर दर्जा दिया है तो उसका फायदा हुआ क्या फिर? देखिए, फायदा तो जो मैंने अभी गिनाया आपको, वो अगर कोई आदमी नया आदमी आए तो वो सारे के सारे फायदे ले सकता है। दूसरा, कुछ हद तक देखिए, इसमें एज ए सर्विस सेक्टर आप रजिस्ट्रेशन कराइए तो एमएसएमई एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स में आप जा सकते हैं। एक और चीज, क्योंकि अगर पेमेंट, लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि नॉर्मली क्रेडिट के ऊपर काम नहीं होता। जैसे कुछ एक बेनिफिट्स हैं, जैसे आपने माल, एमएसएमई जब किसी को उधार बेचती है, क्रेडिट पर देती है, तो वहां पर एमएसएमई लॉ में बेनिफिट है, इतने दिन से ज्यादा हो गया तो आपको विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर कॉमर्शियल कोर्ट में जाके डिस्प्यूट को ले जा सकते हैं, जहां पर कोई भी चीज एक्सपीडाइट होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो चीजें है नहीं, क्योंकि जो भी रेवेन्यू होती है नॉर्मली कैश रेवेन्यू होती है। आई थिंक गोयल साहब इसके ऊपर ज्यादा पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या क्रेडिट रेवेन्यूज वगैरह भी ज्यादा होती हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं उसमें। तो सर, आपने ये मुद्दा उठाया कि जो दर्जा मिला है बहुत ही सीमित अर्थों में मिला है उद्योग का, तो आखिर क्या फायदा क्या है आपको? उद्योग के क्या फायदे हैं और क्या नहीं मिल पाते हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के रूप में आपको? होटल इंडस्ट्री अगर जैसे इंडस्ट्रियल दर्जा दिया है तो सबसे बड़ी जो हम लोगों की प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्यों इंडस्ट्रियल रेट और कमर्शियल रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और होटल का ह्यूज कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रिप्स में ठीक है बेनिफिट मिले, लेकिन वो एक 5 साल के लिए बेनिफिट है, उसके बाद फिर मिलना बंद हो जाते हैं। तो मुझे कहना है कि जब इंडस्ट्री इस तरह की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इंडस्ट्री, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे हम लोगों को काफी राहत मिलेगी। इंडस्ट्रियल रेट है। ओके, एक और सर बड़ा मुद्दा जो उठता है कि जो आपके एम्प्लॉय थे, तो आपके जो स्टाफ था, कोविड के दौरान उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो उसमें आपकी क्या अपेक्षा है कि किस तरह की राहत चाहते थे, और क्या उसमें अभी तक किसी तरह की मदद सरकार से मिली है क्या अभी तक, बजट में, बजट के पहले, या अभी आपको उम्मीद हो? नहीं, कोई तरह की बजट के पहले भी नहीं मिली और बाद में भी नहीं मिली। हमारी प्रॉब्लम ये थी, बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ था, और स्टाफ बहुत घंटों से है, काम अच्छा कर रहे हैं। हमको तो स्टाफ, जब होटल कोविड तो खत्म होगा तो स्टाफ तो उस समय हम थोड़ा ना, होटल सेटअप करना, स्टाफ को सेटअप करना ये आसान काम नहीं है। उनको ट्रेनिंग देना और करना, फिर वो चले जाएंगे। अगर जॉब छोड़ देंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, कंटिन्यू करना पड़ता है। इसी तरह से लाइसेंस एक बहुत बड़ा इशू है, राजस्थान गवर्नमेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये हम लोगों को आज कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं जो हर साल रिन्यू कराने पड़ते हैं। लाइक फायर लाइसेंस है, लाइक जब एक फायर आपने चेक किया सब कुछ अप टू डेट है, बिल्कुल अप टू डेट है, ऐसे फूड लाइसेंस हर साल रिन्यू कराने पड़ते हैं, बार लाइसेंस
सेस करके और एक्साइज लिकर के ऊपर उन्होंने ऐड कर दिया था। जब इसमें हट गया तो वो हटा देना चाहिए। चार्ज कर रहे हैं जो कि आप इतने की तो छोटे होटल वाले को उतना जीएसटी में 10 लाख रुपया साल की 12 लाख की मेरा मानना है कि जब एक ये सारे लाइसेंस, इतने लाइसेंस प्रक्रिया इस तरह की है कि हर साल फिर बार बार लाइसेंस रिन्यू कराएं, उसका कोई सेंस नहीं है। एक बार आपने लाइसेंस, आप ठीक है आप जाकर चेक करें, साल में एक बार जाकर चेक करें आप प्लांट मशीनरी वगैरह जो भी है वो सब परफेक्ट है। लेकिन ये है कि रिन्यूअल क्यों, इस बात का एक बार रिन्यूअल करा लिया 5 साल तक, कम से कम रिन्यूअल तो वापस नहीं कराना पड़ेगा। ये हम लोगों का 18 लाइसेंस विभिन्न तरह के 17-18 लाइसेंस रिन्यूअल मांगते रहते हैं। नहीं तो उसकी कितनी कॉस्ट, क्या कॉस्ट होती है उसकी सर, कितना कॉस्ट होती है उसकी? अलग अलग कॉस्ट है। अच्छा, अलग अलग होटल के लिए अलग अलग है। तो ऐसी चीजों में ना देखिए कॉस्ट एक अलग बात होती है, लेकिन ये जितने भी लाइसेंसेस और जितने भी रिन्यूएबल होते हैं ना, ये क्या है, एक तरीके का रेड टेपिज्म लेके आते हैं। मतलब बजाय कॉस्ट के वो इनफॉर्मल जो इश्यूज है ना वो पैदा होते हैं। ये तकलीफ की बात है कि अथॉरिटीज के पीछे चक्कर लगाना, वो आएंगे तो सरकारी अथॉरिटीज का एटीट्यूड क्या होता है हमारे देश में वो आप जानते हैं अच्छे से। तो एक जबरदस्ती की अननेसेसरी कंप्लाइंस बर्डन बढ़ जाता है। बिल्कुल, कंप्लाइंस बर्डन बढ़ जाता है, जो कि शायद मैं इस तरीके से तो नहीं कहूंगा कि पूरा उसको एक एडहॉक 5 साल कर दिया जाए, लेकिन इसका कोई बीच का वाया मीडियम जरूर निकाला जा सकता है। दैट मीन्स अभी आज की डेट में ज्यादातर चीजों के ऊपर कि हम इस चीज में एलिजिबल हैं ये प्रूव करना होटलियर का काम है। मैं उसको टेक्निकल तरीके से बता रहा हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है इसको शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्ट कैसे कि एक बार आपने अपना होटल एग्जामिन करा दिया, लेट्स से फायर वाला एग्जामिन करा दिया या कोई दूसरा जिसके डिपार्टमेंट का भी लाइसेंस लेना था उसका रिन्यूअल वो ले लिया आपने एक बार। नाउ अथॉरिटी अपने आप उसको एग्जामिन करे अगले साल या 2 साल बाद या जितने टाइम बाद भी करना है। मेन रिन्यूअल विल बी हैपन आफ्टर 5 years जो कि थॉरो होगा। लेकिन मीनवाइल जो चेकिंग हो रही है या 1 साल 2 साल के इंटरवल पर जो हो रहा है, तो उसमें ओनस टू प्रूव या बर्डन टू प्रूव अथॉरिटी के पास ऊपर होना चाहिए, ना कि होटलियर के ऊपर, जो कि ये बताया कि ये लाइसेंस फिट क्यों नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए इससे बड़ा टेक्निकल फर्क आ जाता है। अभी तो क्या है कि मेरे ऊपर बर्डन है यानी होटलियर के ऊपर बर्डन है कि मैं बताऊं अथॉरिटी को कि आई एम ऑलवेज फिट। मैं सिर्फ उल्टी बात कहना चाहता हूं, मुझे एक बार बताना चाहिए ये वाली चीज और मेरी दोबारा मैं 5 साल बाद बताऊंगा। लेकिन इन बिटवीन जो चीज एग्जामिन करने की, क्योंकि फायर वाले की भी अपनी, तो वो जो भी चेक कर रहा है अगर वो कह रहा है कि भाई ये फिट नहीं है, देन बर्डन टू प्रूव, उसको प्रूव करने की जरूरत है कि भाई आप बताओ कि ये फिट क्यों नहीं है। तो उनकी मेहनत लगेगी अपनी तरफ से, जो कि कोई नहीं करना चाहता। और मेरे ख्याल से एक जो सिविक सेंस है वो निकल के आएगा कि हाँ भाई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है लॉ की वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ये अथॉरिटी चेक भी करेगी। तो बेसिकली सिरदर्द मेरा नहीं होना चाहिए, सिरदर्द उस अथॉरिटी का होना चाहिए जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इंश्योर करने की कोई किसी भी तरीके के लॉ का वायलेशन तो नहीं होना। ये मैं थोड़ा सा एक समझ कर, बिल्कुल ये बड़ा अंतर आएगा कि सरकार के पास जिम्मेदारी रहेगी कि मतलब कोई दुर्घटना होती है सरकार के पास जिम्मेदारी आएगी कि आपने चेक नहीं किया। अभी जिम्मेदारी ये फर्क है बिल्कुल। अभी आती है कि होटल वाले ने लाइसेंस नहीं लिया, होटल वाले ने नहीं कराया। 1 साल में भी हो सकती है ना, 1 साल का लाइसेंस अगर दिया है और रिन्यूअल है तो 6 महीने के बाद भी कोई दुर्घटना होती है तो फर्क खाली ये क्या फर्क पड़ा, हमको तो अप टू डेट रखना पड़ेगा, वो 5 साल के लिए चाहे 1 साल के लिए, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो हम हमेशा रखेंगे। एक जो बर्डन है हमारा कि हर साल रिन्यूअल कराने पड़ते थे सारे लाइसेंस, वो रिन्यूअल हमारे कर जाएंगे। और एक और सर बड़ा मुद्दा उठता है कि आपको जीएसटी आने के बाद किस तरह की क्या रियायतें आप चाहते हैं बेसिकली? एक तो हमारी बार लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा है राजस्थान की, जैसे वेट ज्यादा है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को। छोटे होटलियर्स हैं तो उनकी 10-10 लाख 20-20 लाख साल की बार लाइसेंस फी है। तो नहीं, अभी सरकार ने जो बार नई आबकारी नीति घोषणा की थी उससे कितनी राहत मिली आपको? उससे कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है, होटल वालों को कोई राहत नहीं मिली उससे। नहीं, आपकी जो एसोसिएशन है उसने तो स्वागत किया उसका। नहीं, तो सुझाव तो यही है कि एक्साइज और वो वेट कम करे, इसके अंदर लाइसेंस फी कम करे, सजेशन दिए मैं गवर्नमेंट को। अच्छा। लेकिन नई एक्साइज ड्यूटी के अंदर हमारे
पॉलिसी के अंदर हमारे को कोई राहत नहीं मिली होटल के। ओके सर, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक मांग जो आपकी लगता है कि अभी अधूरी है, जो कि मोदी सरकार के बजट में आपको नहीं दिखी, तो आपको एक मांग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी मांग आपकी क्या थी? और अभी जो आप चाहते हैं कि कम से कम जीएसटी काउंसिल में तो कम से कम उठ जाए, या बजट सेशन जो चल रहा है उसमें आ जाए? नहीं, मेरा ये सोचना था कि हम लोगों की जो कोविड की वजह से हैवी लॉसेज हुए हैं, उसकी रिकवरी इस साल तो हम कर नहीं पाएंगे। लॉसेज में जाएंगे सारी होटल मार्च एंड में। तो उसकी रिकवरी के लिए कोई तो स्कीम हमारे को दे। कितना लॉस जा रहा है, कितना लॉस जा रहा है, कितना परसेंट? 3-4 करोड़ का लॉस हो रहा है हमारा। कितना परसेंट इन टर्म्स ऑफ पिछले साल की तुलना में कितना लॉस? पिछले साल की तुलना में तो बहुत ज्यादा होगा। पिछले साल तो 15-16 करोड़ रुपए की हमारा प्रॉफिट में थे। इस साल 3 करोड़ रुपए लॉसेस तो अभी चल रही है। तो वो देखें तो 15 करोड़ और प्रॉफिट है, और यहाँ 3 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड। और दूसरा जीएसटी का था कि 7,500 के नीचे जो है उसमें वैट कम किया जाए और इनपुट क्रेडिट हमारे पूरे से मिलता है। मैं तो ये 2 मेन पॉइंट है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड ज्यादा ले, क्योंकि मेजर इंडस्ट्री है पूरे इंडिया के लिए ही। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड ज्यादा इन्वेस्ट करें तो बहुत सारे जो बिल्कुल अनटैप्ड है। आज तक इतने ब्यूटीफुल आप राजस्थान में भी देखेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल जगह है जहाँ रिसोर्ट एक सेटअप हो सकता है और टूरिस्ट जरूर जाएगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी रिसेंटली में एक जमीन देख के आया था जो आबू रोड के नीचे है। इतनी ब्यूटीफुल जमीन है, लेकिन वहाँ न तो लाइट है न वहाँ रोड है। तो वहाँ आप आज रिसोर्ट बनाएंगे तो एक आप वेलनेस सेंटर बनाए। आज साउथ के अंदर जमाने भर के वेलनेस सेंटर और खूब चलते हैं। और आज सारे के सारे होते हैं हेल्थ के प्रति। जी, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे राजस्थान बजट से क्या उम्मीद है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। राजस्थान पत्रकार टीवी में चर्चा जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। कोरोना ने बिगाड़ी अर्थव्यवस्था सारी। महामारी के बाद पहले बजट की बारी। क्या है सरकार की तैयारी? सरकार से राहत मांग रहे व्यापारी। क्या बजट से उतरेगी महंगाई की खुमारी? बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी। कैसा होना चाहिए बजट? पत्रिका टीवी करेगा पड़ताल। देखिए कैपिटल टॉक रोजाना सुबह 8:30 और रात 10 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बजट से क्या उम्मीदें हैं। राजस्थान के बजट से, जो केंद्र सरकार का बजट था, उससे काफी कुछ निराशा हुई है होटल इंडस्ट्री को। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा भी जुड़े हैं, जो कि राजस्थान में जो फर्न ग्रुप होटल है उसके ऑनर हैं और साथ साथ सीए भी हैं। तो दोहरा अनुभव लेकर हमारे साथ आए हैं। और हमारे साथ जतिन जी और मुकुंद गोयल जी पहले से जुड़े हुए हैं। जतिन जी, अभिषेक जी, आपका स्वागत है। सर, समझाएं थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को कि मोदी सरकार के बजट से कितनी उम्मीदें पूरी हुई संक्षेप में, और अब राजस्थान सरकार के बजट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सर, राजस्थान मुझे स्टेट लेवल के ऊपर जो टैक्सेस होटल के ऊपर लगते हैं, वो अगर जीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी का पोर्शन लगता है हमारी सेल के ऊपर। लीकर के ऊपर लीकर लाइसेंस हमारे ऊपर एक लगता है। ये 2 मेजर जो हमारे ऊपर टैक्स की लेवीज हैं वो ये हैं। इसके अलावा छोटे मोटे तो खैर कई सारे हैं।
हमारा ये है, लास्ट ईयर हम लोगों ने लाइसेंस की सरकार ने लाइसेंस की जो फीस है वो बढ़ाई थी। बढ़ा के बाद में जो उन्होंने इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट थी उसको कम कर दिया था। मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए थी तो उसको 10% बढ़ा दिया था। बाद में हमने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था कोविड आने के बाद में, तब उन्होंने उस 10% को वापस ले लिया था। मगर हम तो सोच रहे थे कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसके अंदर रिडक्शन होना चाहिए था। तो जो रिलीफ के नाम पर हमको मिला था वो रिलीफ मिला था, जो बढ़ा दिया था पिछले साल उसको कम कर दिया। तो हम चाहते हैं, लास्ट ईयर लीगर की सेल के नाम पर कोई ज्यादा सेल किसी होटल में हुई नहीं है। अभी 4-5 महीने से, मगर 6 महीने तो हमारे ग्रेवयार्ड सीजन था जब हम होटल ऑपरेट करना भी चाहते थे, मगर जो सरकार की बंदिशें थी उसके चक्कर में हम कर नहीं पाए। तो आप ये मानिए, जो बिजनेस हम करना चाहते थे ऑन अकाउंट ऑफ कोविड लॉकडाउन, जो हम नहीं कर पाए, उसका कहीं ना कहीं हमको कोई रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इस साल हम चाहते हैं कि जो लीकर लाइसेंस फीस है जो सरकार के हाथ में है, और उसके अलावा हमारे ऊपर इस बात की पेनल्टी भी लगाई गई लास्ट ईयर कि हमने लास्ट 1920 के मुकाबले 2021 में लीकर की सेल कम करी। ये बहुत एक अजीब सी पॉलिसी है जो स्टेट एक्साइज का जो आलम है कि आप पिछले साल से ज्यादा शराब को बेचें, और आप खुद ही लॉकडाउन हमारे ऊपर लगा रहे थे। तो हमने उस बात की पेनल्टी भी भरी है लास्ट ईयर। तो ये बहुत एनोमलीज हैं लॉ के अंदर जो बड़ा परेशान करती है हमको कि भाई हम करें क्या, आप बेचने दे नहीं रहे और बेच नहीं रहे तो आप पेनल्टी लगा रहे हैं हमारे ऊपर। कितना पेनल्टी पे की? ये हर साल साहब, ये एक तरफ तो बात करते हैं आदमी को हेल्थ अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, शराब पीनी नहीं चाहिए, मगर एक तरफ लीकर एक्साइज डिपार्टमेंट चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेचें, और लास्ट के मुकाबले अगर हम कम करते हैं तो मतलब जितना परसेंटेज कम होता है उस परसेंटेज के हिसाब से हमारे ऊपर 10-20 हजार रुपए महीने की पेनल्टी लगा देते हैं। वो पेनल्टी भी हम बियर कर रहे हैं, 2021 में हमने करी है ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन। भैया बेचने नहीं दे रहे, फिर पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं हमारे ऊपर? तो हम चाहते हैं इस साल लाइसेंस की फीस है वो कम होनी चाहिए। ये तो सरासर अन्याय ही नहीं, अमानवीय भी है कि एक तो सरकार कहती है कि आप जो है ना शराब कम पियो, शराब आप लिक्विड इंजस्ट टू हेल्थ, दूसरी तरफ आप लॉकडाउन में कहते हैं कि शराब जो कोरोना के कारण शराब से दूर रहिए, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। इसी तरह आप जो शराब कम बेच रहे हैं उनको आपको इंसेंटिव देना चाहिए कि आपने शराब कम बेची, आप उनको पे जुर्माना भी लगा रहे हैं। सर, सरकार का कमाऊ पूत वहीं से निकल के आता है ना। सरकार के भी दो अलग अलग फेसेट्स हैं, वन इज गवर्नेंस, सेकंड इज जो वहां से कहां से रेवेन्यू निकाल के लाना है। तो उसके लिए रेवेन्यू निकाल के आना तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो लोग क्यों प्रेशर कर रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट है, उनको कवर करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्या दूसरे कुछ एक्सप्लोर हो सकते हैं सोर्सेज, वो अलग बात है। बट एज ऑफ नाउ वी ऑल नो कि हाँ भाई, जो चीज हेल्थ के लिए खराब है उसको ही एक डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं ये नहीं पीना चाहिए। जब मेडिकल वालों से बात करेंगे और जब स्टेट एक्साइज वालों से बात करेंगे कि कितना ज्यादा आप पेनिट्रेट कर सकते हो, वो नहीं, इसमें तो जो है ना, लेकिन आपका वकील के रूप में आप क्या कहेंगे कि वकील के रूप में ये मुद्दा कितना सही है? वकील के रूप में मैं ये कहूंगा, जो आपके टारगेट बनाने वाली जहां तक बात है, एज फार एज इन कोविड पीरियड जिसमें कि सेल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, वो गलत है। बिल्कुल। मुकुंद गोयल जी, सर आपका क्या अनुभव है सर इस बारे में? ये जो नया पहलू उभर के आया, अभिषेक जी ने कहा कि आपको जो है ना, अगर आपने सेल नहीं की तो आप पे जुर्माना लगेगा। एक वो लोग कंपेयर करते हैं कि आपको पिछले 2-3 सालों से आपकी क्या सेल थी और वो सेल के अंदर कमी हो गई, तो ये कमी क्यों हो गई उसकी आप पेनल्टी भरी। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई है। कोविड के अंदर जब होटल ही नहीं चल रहा है तो उनको ये समझना चाहिए कि जब होटल ही नहीं चल रहा है तो सेल कहाँ से होगी। तो कंपेयर तो नहीं करेंगे लास्ट ईयर आपकी इतनी सेल थी, अब की बार कम क्यों हो गई आपकी सेल। नहीं तो कम हुई तो जो ना, अगर ग्राहक कमाए तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बड़ी है या फिर जो है हमारी जिम्मेदारी थोड़े ना है। तो ये टारगेट ही लगाते हैं, पिछले साल का टारगेट हमने सेट किया हुआ था। तो उनसे कहिए कि आप विज्ञापन देना बंद कर देंगे, शराब इंडस्ट्री हेल्थ विज्ञापन देना बंद कर दें। आप एक तरफ विज्ञापन करते हैं कि शराब मत पीजिए, और दूसरी तरफ शराब पिला रहे हैं, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? दोनों चीजें हाँ, लेकिन मेन तो ये रहा ना कि कंपेयर नहीं करें ना। ये सोचे कि भाई कोविड के अंदर जब होटल ही नहीं चल रहे हैं तो आपके ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका कंजम्पशन कैसे होगा। टारगेट आपने सेट कर रहा है कि यहाँ से इतना आना ही आना चाहिए, तो ये कैलकुलेट नहीं करते उस समय कि अभी कोविड है, अभी ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो आपकी बिक्री कहाँ से होगी। बिल्कुल। मैं एक चीज ऐड करता हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्थान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस करते है टूरिज्म सेक्टर को आप बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, तो हम लोग बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम राजस्थान में ऐसी जगह है कि हम इसको स्वर्ग बना सकते हैं, हम लाने को तैयार है सर।
लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं है। कुछ ऐसी पॉलिसी तो लाए कि टूरिज्म बढ़ाओ, हम आपको ये सुविधा देंगे। कम से कम ये है कि जो हमारे काम है एक दिन के अंदर काम होने तो एक दिन में हो, उसको महीनों भर फाइलें घूमती रहती है। और फिर ईज ऑफ डूइंग एक तरफ बोलते हैं टूरिज्म बढ़ाओ, तो हम कहाँ से बढ़ाएंगे टूरिज्म? इतनी परेशानियां झेल के हमारा माइंड आधा फोकस तो इन्हीं कामों में रहता है। कन्वर्जन का है, कन्वर्जन कराओ, होटल के प्लान अप्रूव कराओ, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कम से कम ये कर दे कि भाई आपका लिमिट बांध दे कि हफ्ते भर के अंदर आपका काम ये हो जाना चाहिए। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हो, काम नहीं कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर इन्होंने सारे कागज कंप्लीट करके दिए तो इनका एक वीक के अंदर काम होके आना चाहिए। बिल्कुल, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करे गवर्नमेंट किसी भी अफसर की कि आपके पास सारी चीजें आ जाए। बड़ा मुद्दा है कि जब आपको समय पर कर नहीं मिलता है तो आप पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन सरकार जब समय पर काम नहीं करके देती है तो आप कहते हैं कि जो ना हमारे पीछे घूमो और हमें सर्विस, हमें रिश्वत भी दो, हम आपके लिए इस तरह की जो है ना चीजें चलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम काम नहीं करें, समय पर टैक्स नहीं था तो हम पे पेनल्टी लगाएंगे, और आप खुद काम नहीं करें तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी मांगेंगे। ये कितना जो ना जस्टिफाइड है? सर ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल नहीं, आपको लगता है हकीकत है क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नाम के लिए है हमारे देश में, तो मैं तो डे वन से राजस्थान में राजस्थान इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ इट। और खास तौर से कई बार हम जब बात करते हैं ना कि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ गई है, कई बार आपने देखा होगा, ये देखने में आता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको जैसे गोयल साहब और अभिषेक अभी बता रहे थे उससे पता चलती है। और वास्तविकता में वो रैंकिंग भी अगर आप जाके देखोगे, जिसको बार बार सरकार हवाला देती है ना, वो रैंकिंग क्या है, पूरे देश की रैंकिंग में को कैटेगराइज करने के लिए सिर्फ 2 सिटी चूज की जाती है जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग देता है, दैट इज दिल्ली एंड बॉम्बे। इसके अलावा कोई तीसरी सिटी टच नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, उसमें सेटल्ड पैरामीटर है, सिर्फ उसमें 9 या 10 पैरामीटर है, उन 10 पैरामीटर के ऊपर बिजनेस का एग्जामिनेशन होता है, बाकी किसी पैरामीटर के ऊपर नहीं होता। तो पहली बात तो जब भी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो मैं एक बात हमेशा कॉमन कहूंगा, प्लीज डोंट रेफर की वो जो रैंकिंग की बात कर रहे हैं, वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पर क्या चीज है उसको देखना चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा कि अभी बताया, और होटल इंडस्ट्री में खास तौर से जितने नंबर ऑफ लाइसेंसेस, जितने सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, दे आर ट्रिमेंडस। कहीं एक जगह पर इसको जैसे सिंगल विंडो, मैं आज से नहीं 20 साल से सुन रहा हूँ, 20 साल से जब से मैं क्वालिफाई हूं तब से मैं कंटिन्यूअसली सुन रहा हूँ कि ये सिंगल विंडो स्कीम, सिंगल विंडो, लेकिन मैंने सिंगल विंडो वास्तविकता में देखी नहीं, सिर्फ नाम ही चलता है वो सिंगल विंडो, मल्टीपल विंडो होती है, सिंगल विंडो नहीं होती है। एक बात तो हाँ, ये सिंगल विंडो एक्चुअल रियल सेंस में कोई सिंगल विंडो है कि सिंगल विंडो का मतलब ये है कि बिजनेसमैन इज सपोज टू इंटरेक्ट विद वन गवर्नमेंट अथॉरिटी चैप्टर एंड इज देयर। अब चाहे उसको मेरे को अपने टैक्स जमा कराने हैं, चाहे मेरे को फूड लाइसेंस लेना है, चाहे मेरे को डीआईसी का लाइसेंस लेना है, चाहे मेरे को फायर का लेना है, देयर शुड बी ओनली वन अथॉरिटी। अगर मैं ये अपार्ट फ्रॉम जो हम आप स्टेट बजट की जब जिस तरीके से बात कर रहे थे, एक बार को फाइनेंशियली क्या क्या हेल्प मिलती है, इसकी जगह अगर गवर्नमेंट ऐसी भी स्कीम लेके आ जाती है कि देयर विल बी अ सिंगल विंडो फॉर द होटलियर, ये ऑफिस है, इसी में बात करनी है, आपको जो डॉक्यूमेंट देने इसी को देने, वो जो रिक्वायरमेंट सरकार बताएगी वो इसी के थ्रू बताएगी। अगर ये भी लेके आ जाते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द इंडस्ट्री। जतिन जी, एसजीएसटी को क्या आपको लगता है बजट में हैंडल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जीएसटी लॉ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो अभिषेक जी ने जो चर्चा की, वो बेनिफिट देने के लिए जीएसटी कानून को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो वो पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है कि बेसिकली जैसे आज की डेट में एसजीएसटी के लिए क्या स्कीम है कि अगर मान के चलो आप नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हो तो उसमें से 75% ऑफ द स्टेट कंपोनेंट ओनली, सेंटर और आईजीएसटी का कोई लेना देना नहीं है उसमें, तो 75% ऑफ द स्टेट कंपोनेंट आपको बाद में रिफंड बैक मिल सकता है, ठीक है, थ्रू रिप्स पॉलिसी ओनली। अभिषेक जी जो कह रहे थे उनका ये कहना था, और आई थिंक गोयल साहब ने भी इस चीज को सपोर्ट किया था, कि आप ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ नई जो यूनिट्स लग रही है उनके लिए, तो इसी तरीके का कोई बेनिफिट जो एग्जिस्टिंग यूनिट चल रही हैं उनके लिए भी आना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो ऑलरेडी 75% है उसको 100% किया जाना चाहिए, 100% ऑफ द स्टेट जीएसटी कंपोनेंट फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट्स, नंबर 1। और सेकंड, जो एग्जिस्टिंग चल रही है उनको एटलीस्ट 50% का दिया जाना चाहिए, तो नया का प्रोत्साहन भी रहेगा। कई बार दिमाग में ये भी चीज आ सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई 100% अगर हमने सबवेंशन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट स्टेट में हो रहा है तो दिस इज द कंजम्पशन टैक्स। बाय द टाइम जो उस कैपेक्स को डेवलप करने में
या अदरवाइज जो फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, या उसकी वजह से जो आपका स्टाफ खड़ा हो रहा है, लोकल कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको उससे सरकार को अपने आप ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली बहुत टैक्स मिलने वाला है। तो अगर ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अगर स्टेप लिया जाएगा तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन होगी। सुदन जी, आई हैव टू लीव, मेरा दूसरा लाइन पर शुरू हो रहा है। अगर 10 मिनट और दे दें तो चलेगा क्या सर? वो 12 बजे का वहां शेड्यूल किया हुआ था, वो दूसरी लाइन पे क्या वेबएक्स पे चालू हो गया। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा माफी चाहूंगा। चलिए, अभिषेक हमारे साथ हैं। आप चाहें तो मैं आप चाहें तो मैं पिक्चर ऑन करके छोड़ सकता हूं, अगर वो कुछ हेल्प करती है आपकी वीडियो में। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू सदन जी, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार सर। संक्षेप में जतिन जी बता के जाएं कि एक क्या उम्मीद है आपकी कि बजट से जो आपकी पूरी आप चाहते हैं कि जो हो। देखिए, एक नहीं, मैं फिर क्विकली फटाफट से बोल देता हूँ। बजट, स्टेट बजट में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी जो रेट है वो कमर्शियल की जगह इंडस्ट्रियल के पैटर्न पे आए, नंबर 1। नंबर 2 इज स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की जो फीस है, विच इज अ लाइसेंस फी, इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें रिप्स में जो स्कीम है उसमें 100 जो 75 की जगह 100% किया जाए न्यू यूनिट्स के लिए, और एग्जिस्टिंग जो है उनको भी रिलीफ किया जाए, मे बी इंडिकेटेड रिलीफ कैन बी 50%। दूसरा, एक रूपरेखा सामने आए। चौथा और लास्ट, जो कि बजट में पॉसिबल नहीं है लेकिन इसकी रूपरेखा जरूर आनी चाहिए, कि एक जो क्रेडिट्स के ब्लॉकेज हैं, जो क्रेडिट के आर्टिफिशियल ब्लॉकेज इस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किए हुए हैं, उनको खत्म किया जाए। ये मैं मानता हूं, ये 4 चीजें का पैकेज अगर इंडस्ट्री के लिए आता है तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर द इंडस्ट्री। बिल्कुल। बार लाइसेंस फी कम करी जाए, बार लाइसेंस फी कम करी जाए, सोचा जाए। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो होटल इंडस्ट्री है और टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है, तो ये दोनों इंडस्ट्री को दर्जा नहीं है, या सिर्फ होटल को नहीं है दर्जा, टूरिज्म को नहीं है? इंडस्ट्री का दर्जा किसको मिला है और उसकी आपको क्या अपेक्षा है कि बजट में क्या घोषणाएं हो इंडस्ट्री के रूप में? देखिए, एज अ प्रोफेशनल मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, जैसे रियल एस्टेट को 4-5 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में इंडस्ट्री का स्टेटस मिल गया था, मगर वो मिलने से खाली नहीं, हाँ अफोर्डेबल को, बट नेम से के लिए मान लीजिए मिल भी गया तो उसके बाद एज सच हमने बैंक्स को अप्रोच किया तो कौन सा हमें कोई लोन सस्ता मिल गया या कोई हमें सब्सिडी मिल गई किसी चीज के अंदर, एज सच भाई होना चाहिए। इनकम टैक्स में राहत मिली है और आपको तो सब्सिडी मिल रही है वो खरीदने के लिए खरीदार को। इनकम टैक्स में जो बेनिफिट है वो इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने की वजह से नहीं है। इंडस्ट्री का स्टेटस मिल गया इसके लिए अब आपके ऊपर टैक्स का एग्जेम्पशन है। बेसिकली हमेशा स्पेसिफाई होना चाहिए आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। इंडस्ट्री का स्टेटस मिले ना मिले, प्रायोरिटी सेक्टर में आपको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप काफी सारी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उस तरह से, और आप वर्स्ट हिट हैं, उन सब चीजों को देखते हुए बेनिफिट, भाई आप तो दर्जा में चाहे जो भी दे दें, एंड ऑफ द डे हम देखते हैं हमें बेनिफिट कुछ मिला क्या। क्योंकि रियली आप देखेंगे तो ऑपरेशनल लॉसेज होटल इंडस्ट्री ने बियर किए हैं, इवन रेस्टोरेंट्स ने बियर किए हैं। कितने आप शहर में देखेंगे रेस्टोरेंट्स खाली हो गए हैं, वो खाली करके जा चुके हैं, किराया भरने के पैसे नहीं थे लोगों के पास में। नहीं तो ये बार बार आप लोग जो मांग करते हैं कि आपको टूरिज्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, होटल इंडस्ट्री का अभी स्टेटस क्या है, थोड़ा इस बारे में बताएं कि आपकी इस बारे में पूरी अपेक्षा है क्या, होटल की इंडस्ट्री की भी और टूरिज्म इंडस्ट्री की भी क्या अपेक्षा है, क्या आप उद्योग का दर्जा मांग करते हैं तो चाहते क्या है एग्जैक्टली? इंडस्ट्रियल दर्जा दिया हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल दर्जा होटल को दिया हुआ है कि होटल इज इंडस्ट्री, लेकिन होटल इंडस्ट्री के हिसाब से तो फिर हमारी बिल कमर्शियल क्यों आते हैं बिजली के बिल, जो कि एक मेन हम लोगों का सबसे अभिषेक जी समझाएं थोड़ा। सर जैसा अंकल ने बताया, आज होटल इंडस्ट्री में 11 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट से बिजली का बिल आता है कमर्शियल रेट पे। बहुत साल पहले इंडस्ट्री की रेट से लगता था, बट बाद में कुछ जगलरी हुई और उसके बाद लगा कि इट इज अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल रेट पे लगना चाहिए। तो ये बहुत हैवी कॉस्ट है। आज खाली आप अगर प्लांट उसकी कॉस्ट देखेंगे बिजली की तो 20% होटल की कॉस्ट अकेला बिजली की वजह से आती है। ये कुछ चीजें हैं जहां डायरेक्टली बेनिफिट पास ऑन हो सकते हैं। तो हम तो कह रहे हैं आप कोई भी दर्जे में रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखें इन सब चीजों में, जहां जहां आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी ठीक है, सरकार को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, इसलिए कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कमर्शियल रेट से लगता है, मान लीजिए रेट लगाई जाती है, मगर होटल तो एक इंडस्ट्री है, अगर आप इंडस्ट्री मानते हैं तो इंडस्ट्री रेट से लगा। बड़ा कंजम्पशन है होटल के अंदर, बिजली का इतना बड़ा कंजम्पशन है कि उसके अंदर अगर हम लोग 11 रुपया अगर देते रहेंगे तो होटल का 20% तो हमारा तो वैसे ही चला जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रेट तो लगाए जब इंडस्ट्रियल स्टेटस दे रखी है तो। बिल्कुल। और कोविड के दौरान तो आपको जो है ना सिर्फ कॉस्ट ही बन गया, क्योंकि लोग तो आए नहीं, आपको खाली पड़ गए। हमारा कंजम्पशन हो क्या नहीं हो, मिनिमम चार्जेस तो हमको देने ही पड़े।
आपने ये बोला रखा कि आपका कंजम्पशन हो चाहे ना हो, आपको मिनिमम चार्जेस इतना, आपने 1500 केवीए का लोड ले रखा है तो मिनिमम चार्जेस आपको इतने देने ही पड़ेंगे, चाहे जीरो कंजम्पशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो ना अभिषेक जी, बजट से क्या उम्मीद, आपसे क्या चाहते हैं, और कि इंडस्ट्री के रूप में आपको क्या क्या सुविधाएं मिले? देखिए, मैंने तो आपको जैसा बताया, सरकार एसजीएसटी के अंदर कोई रिलीफ देने की सोच ले। जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार थोड़ा बहुत उन पे ध्यान दे। हाँ, ये तो दूसरा, जैसा आपने मैंने ये आपको तो आपने कहा है। मैंने मैं चाहता हूँ लाइसेंस आपको बताया, फिर अंकल ने इंडस्ट्री के रूप इलेक्ट्रिसिटी का में क्या उठाया। चाहते हैं अलग से आप? एज अ इंडस्ट्री यही मैंने आपको बताया, ये सारी मेजर कॉस्ट हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको बताया कि 20% होटल की कॉस्ट खाली बिजली का बिल जो है वो आता है। और इवन जो सोलर के अंदर अभी पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, वो भी फेवर नहीं करती है। पहले एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम कहीं ना कहीं सोलर का प्लांट लगा लें, मीटरिंग का कोई फायदा ले लें, मगर मोटा मोटी अगर आप देखेंगे जो करंट मीटरिंग की पॉलिसी इनकी आ रही है, उसके अंदर वो बेनिफिट भी लगभग हमारे हाथ से निकल जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। इतना तो कहीं ना सोलर कहीं में इंडस्ट्री को वायबल बनाने के लिए ब्याज भी नहीं निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो और क्या अपेक्षा है सर आपकी, अगर आपको इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए तो आपके स्टाफ के बजट आने वाला है राजस्थान सरकार का, स्टाफ के रूप में स्टाफ ने भी काफी कुछ इस दौरान ग्रीवांसेस देखे हैं। क्या कहेंगे आपकी जो ना, किस तरह की मदद आपको, आप डायरेक्ट बेनिफिट चाहते हैं या कूपन चाहते हैं कि लोग होटलों में आए रुकें, या फिर आप टैक्स रिलीफ चाहते हैं? सबसे बड़ी रियायत क्या चाहते हैं आप? तो सर, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो इंडस्ट्रियल रेट पे होना चाहिए। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हम लोगों के जो जीएसटी एसजीएसटी जो है उसके अंदर रियायत होनी चाहिए। बार लाइसेंस फीस हमारी कम होनी चाहिए, और बस मेन तो यही है। बार लाइसेंस पर सर अभिषेक जी अभी कोई घोषणा की थी जिसका राजस्थान होटल एसोसिएशन ने स्वागत भी किया था, उससे क्या शिकायत है आपको? वो वही था सर जो पिछले साल बढ़ा दिया था 10%। सरकार ने कहा अब इसको वही 19-20 वाली रेट पे इंटैक्ट रखेंगे, मगर ये सोचना चाहिए कि 19-20 में जो रेट थी उससे अब हम लोग चाहते हैं कि उससे रेट को कम किया जाए। 20-21 में जो 10% बढ़ा दिया था उसको उन्होंने वापस ले लिया, बट हम आज 19-20 में जो फीस भर रहे थे 20-21-22 में उसी फीस को हम भरेंगे दोबारा, जबकि हमारा ये 2021 में भी जो हमने फीस दी है उसका हम पूरा बेनिफिट नहीं ले पाए। बिल्कुल। एक और सरकार से इंसेंटिव की मांग की जा रही है कि कूपन आपको जो टूरिस्ट हैं या होटल में स्टे करने वाले लोगों को कूपन दिए जाए कि जिससे वो उसमें जाएं और रुकें। आपको लगता है कि इस तरह की स्कीम आए, अगर इस तरह की कुछ प्रावधान आए तो उसके फायदा होगा? देखिए, टूरिज्म मिनिस्ट्री का तो बहुत बड़ा रोल होता है स्टेट के प्रमोशन में, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो सिंगल या मान लीजिए मल्टीपल यूनिट ओनर्स हैं शहर में या मान लीजिए स्टेट के अंदर, हमारी मसल पावर इतनी नहीं है और हमारा बजट भी इतना नहीं है कि हम राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। राजस्थान टूरिज्म मैप पे है वो, मैं उसमें बहुत बड़ा लार्ज शेयर मानता हूँ प्राइवेट प्लेयर्स का ही है। सरकार का रोल कम है, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल ज्यादा है, जिनके एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के चक्कर में राजस्थान आज भी टूरिज्म में गोवा वगैरह के बाद में सेकंड थर्ड पोजीशन बनाए हुए है, केरला के बाद में, गोवा के बाद में। मगर सरकार के लेवल पे टूरिज्म इंडस्ट्री को ज्यादा वाइब्रेंट होने की उम्मीद है। इवन आप जो प्रमोशन देखेंगे आरटीडीसी के, आप एमपी टूरिज्म का देखिए प्रमोशन कितना जबरदस्त है, आप उड़ीसा टूरिज्म का प्रमोशन देखिए कितना जबरदस्त है, आप जो मैगजीन देखेंगे, इंडिया टुडे देखेंगे, ट्रैवल टूरिज्म की आप मैगजीन देखेंगे, वहां पे ये सारे स्टेट्स अपना इतना जबरदस्त टूरिज्म करते हैं। मैं एमपी टूरिज्म के गेस्ट हाउसेज में रुका हुआ हूँ, दे आर एज गुड एज प्राइवेट होटल्स इन द स्टेट। अब राजस्थान में आपकी हिम्मत होगी तो आप आरटीडीसी के किसी होटल में जाके रुक जाएंगे। तो पोजीशन ये है, यहाँ पे प्रमोशन है ही नहीं, बहुत कम प्रमोशन है, या है तो दिखाई नहीं देता। मतलब हमको खुद को दिखाई नहीं देता, तो बाहर टूरिस्ट कहाँ देखता होगा। नहीं तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? सरकार को लगता है कि आप लोग अपने आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा? कहीं ना कहीं बजट एलोकेशन कम हो सकती है, बजट एलोकेशन कम हो सकता है, मेहनत नहीं करते उतना, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी है। मतलब अदरवाइज आप कई सारे स्टेट देखेंगे, बहुत साल पहले केरला ने बहुत जबरदस्त प्रमोशन किया था, अब आप उड़ीसा का देखिए कितना जबरदस्त प्रमोशन है। अगर आप एक ट्रेवल एस्पिरेंट हैं तो आप उड़ीसा जरूर जाना चाहेंगे वो प्रमोशन देख के। एमपी में मैंने जैसा आपको कहा कि एमपी टूरिज्म के गेस्ट हाउसेज होटल्स इतने शानदार हैं, कोई रिवर के बैंक पर है, कोई कहीं है, मतलब इवन एज गुड एज प्राइवेट। यहाँ वो करें, मतलब राजस्थान इतनी अच्छी जगह है, इतना कुछ देखने के लिए यहाँ पे है, सारा कुछ आप प्राइवेट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा वाइब्रेंट होना पड़ेगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री। जी सर, गोयल जी। जी,
आपको क्या मैं लगता ये है? बोलना चाह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, एक अब की बार बजट के अंदर प्रॉपर फंड्स इसके लिए एलोकेट करें टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। जैसे अभिषेक जी अभी बोल रहे थे कि राजस्थान सेकंड नंबर आता है आफ्टर साउथ, गोवा या केरला के बाद में। जब इतना जबरदस्त ये लोग फंड एलोकेट करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, तो राजस्थान गवर्नमेंट कुछ फंड एलोकेट ही नहीं करती है। और डेवलपमेंट के नाम पे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाइसेंस, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर साल रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस हमारे को कराने पड़ते हैं इतने सारे। उसके लिए 5 साल कर देना, एक बार एक लाइसेंस आपने देख लिया, सब कुछ है बिल्कुल प्रॉपर है, आपने लाइसेंस दे दिया, हम लोग खुद में चाहेंगे कि वो जो हमारा लाइसेंस मिला हुआ तो उसको हम लोग फायर की सेफ्टी है, गैस की सेफ्टी है, फूड सेफ्टी है, वो सारा हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों उसको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है? तो हमारे पास एक बर्डन रहता है, उसको हटाए ये, तो हम लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा उससे कि 5 साल तो गया नहीं, तो हम लोग हर साल तो रिन्यूअल आ जाता है, कई बार तो एक्सपायर हो जाता है, रिन्यूअल नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल। रिन्यूअल तो जबरदस्त डंका लगा रखा है। तो आपको आपका मतलब है कि टूरिज्म सरकार, राजस्थान सरकार बढ़ावा देना नहीं चाहती, ऐसा आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, हम ये कहते हैं कि हर साल रिन्यूअल क्यों कराते हैं? लाइसेंस फी लेते हैं, एक साथ ले लो नहीं, ना 5 साल। ये सभी राज्य, अभिषेक जी, सभी राज्यों में होती होगी कि सिर्फ राजस्थान में होता है ऐसा? देखिए ऑनेस्टली मुझे बाकी सारे स्टेट्स का इतना आइडिया नहीं है, वहां पे टूरिज्म ये लीकर लाइसेंस का क्या सिस्टम है। हो सकता है एनुअल बेसिस पे भी रहता हो, मगर मान लीजिए कोई सब्सिडी ऑफर हो सकती है, कोई 5 साल का लेना चाहते हैं तो आप कोई सब्सिडी उसमें ऑफर कर दें, कोई 5 साल का देके एक साथ फ्री होना चाहता है तो उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ये आपको आपकी इंडस्ट्री से थोड़ा सा फिगर बता सकते हैं कि कितना राजस्थान के जीडीपी में अगर होटल और टूरिज्म दोनों मिला दिए जाएं तो कितना जीडीपी का हिस्सा होता होगा? एटलीस्ट 20-30% राजस्थान टूरिज्म का हिस्सा है। राजस्थान टूरिज्म अपना कंट्रीब्यूशन राजस्थान की लोकल जीडीपी में देता है, बहुत लायन शेयर। और आप अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान में बहुत सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। हवेलीज देखिए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, इतने सारे लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं। नहीं, तो इसमें काफी होटल लोगों का इंडस्ट्री को इसमें शामिल कर रहे हैं मतलब आप इसमें टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री को शामिल कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं होटल इंडस्ट्री को शामिल कर रहा हूँ। मतलब आप टूरिज्म की अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ ट्रैवल एजेंसी से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, होटल से लेके, गेस्ट हाउस, हवेलीज, राजस्थान में इतना सारा कुछ है और इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान में एक बहुत मेजर पोर्शन जो है लोगों का वो टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, इसलिए इस पे ध्यान देना ही चाहिए। अभिषेक जी, लेकिन एक टैगलाइन चलती है, पधारो सा महारो राजस्थान। ये तो पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित है। एक तो एक अच्छी टैगलाइन मानी जाती है राजस्थान टूरिज्म की। ये प्राइवेट प्लेयर्स बोल रहे हैं, हम चाहते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री बोलना शुरू करे। प्राइवेट वाले तो बेचारे बोल बोल के लोगों को बुलाते ही हैं, पधारो हमारे देश। अच्छा, आपका मतलब राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं किया? बहुत कम, आपको दिखाई नहीं देगा। आप अगर ट्रेवल भी करेंगे अक्रॉस द कंट्री तो आपको राजस्थान टूरिज्म के प्रमोशन बहुत कम दिखाई देंगे। मैंने जैसा आपको कहा, उड़ीसा इतना विजिबल है, आप कहीं भी जाएंगे आपको उड़ीसा का दिखेगा, इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट। या आप एमपी का देखेंगे, हिंदुस्तान का दिल देखिए, इंडिया का दिल देखिए। तो मतलब अपने आप वो एंटाइज करते हैं आपको आके कि आप देखें, और वहां जब आप जाते हैं तो आपको सिमिलर वैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है जैसा उनके एड में है। तो पहला ना तो सिर्फ इनको प्रमोशन भी बहुत अच्छा करना चाहिए। मैं मतलब कई जगह आप राजस्थान में घूमेंगे तो डिलेपिडेटेड कंडीशंस में है, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह मगर वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। राजस्थान सरकार प्रमोशन करे, इस तरह की कोई बजट में घोषणा देखना चाहते हैं कि आप किस तरह की घोषणा चाहते हैं? किस तरह का प्रस्ताव आए, कूपन के रूप में हो या सब्सिडी के रूप में हो आप लोगों को, या फिर जो है ना लोगों को अतिरिक्त कुछ सीधे डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में हो? किस तरह का आप उम्मीद करते हैं? हम लोग तो सबसे पहले तो उम्मीद यही करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है हमारा वो एज ए इंडस्ट्री आए, जिससे हमारे को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। और इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो दे रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग को कंटिन्यूटी कर सकेंगे। नहीं तो इस समय जो बिजनेस सीन चल रहा है धीरे धीरे वापस पिकअप होने लगा है, लेकिन अभी भी ये टाइम लगेगा पिकअप होने में। तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट नहीं, लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है, जैसे कि अभिषेक जी कह रहे हैं कि प्रमोशन करें, तो डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो है ना जो बिजली की कॉस्ट है, या आपकी जो है ना जो लाइसेंस का इश्यू है, वो अपने आप में उसकी कीमत अपने आप घट जाएगी ना, उसके बर्डन आप कम हो जाएगा अगर डिमांड बढ़ती है तो। हम लोग का जो हरेसमेंट है वो तो कम हो जाएगा। हर साल रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, या इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत मेजर बिल आता है वो कम होगा। तो दो चीज तो एक मेजर ये कम होगी। बिल्कुल, हरासमेंट का मुद्दा ज्यादा है। अभिषेक जी, आपको लगता है बजट में भी इस तरह की घोषणा हो सकती है क्या? देखिए, जो ऑफिसर अपनी टेबल पे आपसे डील कर रहा है उसको
मतलब बजट के थ्रू तो नहीं बदला जा सकता उसके एटीट्यूड को। कहीं ना कहीं वो तो मैं आपसे हमेशा जब भी आप चैनल पे आता हूँ ये बोलता हूँ कि जब आप ब्यूरोक्रेसी से डील करते हैं तो आप फील करते हैं वो पिंच एज अ एंटरप्रेन्योर, एज समबडी हु इज अ जॉब प्रोवाइडर। मतलब जिसकी इज्जत होनी चाहिए, जिसको सराखों पे रखना चाहिए, उसको मतलब किस तरह से रखा जाता है अपने सिस्टम में, ये बात छुपी भी नहीं है तो जग जाहिर है। बिल्कुल। तो सर अब हम बिल्कुल अगर खत्म करने की हो रहे हैं तो हमारे पास समय भी कम बचा है। संक्षेप में अगर आपसे एक दो बातें कही जाएं कि बजट में इसका होना ही चाहिए, इसके बिना बजट अधूरा रहेगा राजस्थान का, तो अभिषेक जी आप क्या फिर से रिपीट करना चाहेंगे जीएसटी की डिमांड या और कुछ और भी नया एजेंडा है? यही सब बातें हैं। देखिए सरकार अपने एंड पे यही सब कुछ कर सकती है। बाकी उसके बियॉन्ड हमारा बिजनेस तो हमें खुद ही चलाना है, सरकार नहीं चला सकती है। बट जहां जहां वो अपने एक तरह से रिलीफ पैकेजेस ऐड कर सकती है, थोड़ा बेटर कर सकती है हमारी सिचुएशन को, वो कर सकती है। थोड़ा जैसा मैंने आपको एलोकेशन कर दी, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल। हाँ, इवन अनाउंसमेंट का आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, लास्ट ईयर बजट में इन्होंने बालाजी सर्किट के नाम से एक बजट एलोकेट किया था। आपको हास्यपद लगेगी, मैं घाट के बालाजी का फॉलोअर हूं, वहां जाता हूं अक्सर। वहां पे अचानक से पता पड़ा 2 बड़े बड़े हॉल बन गए और वो बालाजी सर्किट का पार्ट है। और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सीढ़ियां लगाना भूल गया। तो हॉल तो बन गया मगर उस हॉल में जाने के लिए सीढ़ी बनाना भूल गया वो। तो हालत ये एपिथी आपको पता पड़ेगी। सरकार का कई बार पैसा लग भी जाता है लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो देखने वाला कोई नहीं है। वहां जो छतरियां थी, प्राचीन छतरियां, वो छतरियां दब गई उन हॉल बनने के चक्कर में। मतलब पूरा उस मंदिर की दुर्दशा कर दी गई। जहां पे मैं पिछले 30 साल से जाता हूँ, वहां की दुर्दशा देखी नहीं जाती है। और हॉल में जाने की सीढ़ी बनाना कोई कॉन्ट्रैक्टर कैसे भूल सकता है? ये आरपीडब्ल्यूडी का ही कोई कारनामा हो सकता है ये। मतलब दुनिया में और ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं सरकार एलोकेशन भी करती है तो मैं पूरी इम्प्लीमेंटेशन बैठे हैं ना, सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, फंड्स अच्छे अब की बार बजट में लाए, जिससे पूरे राजस्थान में जहां पर खूब ऐसी जगह है जहां पर रिसोर्ट बन सकते हैं, होटल बन सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो हम लोग सब टूरिस्ट डेवलपर भी आएंगे बनाने के लिए वो। और एक ईज ऑफ डूइंग, ये 3-4-5 चीजें कर दें तो राजस्थान का टूरिज्म बहुत कुछ बढ़ सकता है। केरला का जैसा टूरिज्म हो सकता है इधर। बिल्कुल। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमने देखा कि बहुत कारोबारी की अपेक्षाएं बहुत सीमित हैं और इतने में ही उनका दावा है कि आप राजस्थान को जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री का नंबर 1 दर्जा हासिल कर सकते हैं। सिंपल सी काम है कि आपके जो अधिकारी हैं उनको जवाबदेह बनाएं, एक सिंगल विंडो प्रदान कर दें और आपको मामूली रियायतें जैसे जो कि रेशनल डिमांड है कि बिजली के आपको बिल है या आपके लाइसेंस है वो एक रेशनल वे में मिल जाए तो आप कारोबारी फिर उसको इस तरह से पीछे नहीं रहेगा। इस चर्चा में आप सभी जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में जब चुनाव हुए और जो सरकार अभी पदस्थ है